हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स मतलब कि सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस को समझेंगे। हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस सेट को ख़त्म करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्ज़ाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछता है। इसके आगे के सेक्शन 46 से 51 जो है वो हमने एक अलग वीडियो के अंदर कवर कर रखे हैं, उसको आप अलग से देख सकते हैं। अब देखिए, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में जब हमें डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपर्ट विटनेस कौन होता है। हम किसको एक्सपर्ट विटनेस बोलेंगे? एक्सपर्ट विटनेस कौन होता है? तो देखिए, एक्सपर्ट विटनेस होने के लिए क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ये कहीं डेफिनेशन नहीं दी गई। मतलब अगर हम इस सेक्शन में से ही निकालें और ये केसेस के अंदर बताया गया कि एक्सपर्ट विटनेस क्या होती है। एक्सपर्ट विटनेस होने के लिए क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको स्पेशल नॉलेज हो, जिसको स्किल हो उस चीज़ के अंदर, जिसको पहले स्पेशल नॉलेज हो, स्किल हो या एक्सपीरियंस हो, उसको हम एक तरीके से एक्सपर्ट बोल देते हैं। अब किस चीज़ के अंदर स्पेशल नॉलेज या स्किल या एक्सपीरियंस हो, ये भी इसी सेक्शन के अंदर बताया गया है। किसी भी साइंस के अंदर, आर्ट के अंदर या फिर ट्रेड के अंदर, प्रोफेशन के अंदर ऐसी तरीके की नॉलेज हो। और ये नॉलेज अब किस तरीके से एक्वायर हो, उसको स्पेशल नॉलेज हो या स्किल हो या एक्सपीरियंस हो, ये किस तरीके से हो। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इसके लिए कोई डिग्री होनी चाहिए। मतलब उस एक्सपर्ट के पास हो सकता है वो उसने अपनी प्रैक्टिस से एक्वायर किया हो वो स्पेशल स्किल या नॉलेज या फिर जो एक्सपीरियंस था, या हो सकता है वो उसने अपनी ऑब्जर्वेशन से लिया हो, या हो सकता है उसने उसकी केयरफुल स्टडीज़ की हों। तो इस तरीके से वो ये स्पेशल नॉलेज के लिए एक्सपीरियंस ले सकता है किसी साइंस के अंदर, आर्ट के अंदर, ट्रेड के अंदर या प्रोफेशन के अंदर। अब देखिए, जो केयरफुल स्टडीज़ वाली बात थी, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। एक फेमस केस है कलेक्टर ऑफ जबलपुर वर्सेस ए आर झांगर। ये जो एक्सपर्ट की एक तरीके से डेफिनेशन है कि वो किस तरीके से एक्वायर करे, प्रैक्टिस से करे, ऑब्जर्वेशन से करे, केयरफुल स्टडी से करे, ये बात इस केस के अंदर बोली गई। इसके ऊपर और भी केस हैं। ये AIR 1971 का केस है। ये AIR 1971 का केस है। अब ये बात तो यहाँ पे बोला गई। इसके अलावा और भी केस है, जैसे एक केस है बाल कृष्णा दास। ये केस जो है बहुत फेमस केस है, बाल कृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस, ये थोड़ा लंबा नाम है इसका, वर्सेस राधा देवी एंड अदर्स। इस केस के अंदर भी बताया गया कि एक्सपर्ट कौन होते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो एक्सपर्ट वो व्यक्ति होता है जो अपनी ट्रेनिंग से या अपने एक्सपीरियंस से अपने अंदर वो एबिलिटी लेके आता है कि वो उसके ऊपर ओपिनियन दे सके। लेकिन जो एक एक्सपर्ट होता है, वो जो एक एक्सपर्ट विटनेस होता है, वो ऑर्डिनरी विटनेस से डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, स्पेशल नॉलेज होती है, स्किल होते हैं या एक्सपीरियंस होता है, जिसके कारण से इसके ओपिनियन को हम मैटर करते हैं। अब देखिए, जब हम इस सेक्शन के ऊपर आते हैं तो इस सेक्शन को फॉलो करने के लिए, मतलब एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए या एक्सपर्ट एविडेंस फॉलो करने के लिए हमारे पास दो प्री रिक्विजिट्स हैं जो पूरे होने ज़रूरी हैं, तभी हम यहाँ पे उनको ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है टेस्टिमनी लेने के लिए कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन नेसेसरी हो।
तो पहली चीज़ क्या होती है कि जहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन क्या हो, नेसेसरी हो। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा कि वो ऐसी चीज़ हो जो मतलब वो जो एक्सपर्ट हो वो रियल में एक्सपर्ट हो। अब हम कैसे देखेंगे कि कहाँ पे नेसेसरी और कहाँ पे वो एक्सपर्ट जो रियलिटी में एक्सपर्ट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए कि एक्सपर्ट का ओपिनियन कब नेसेसरी हो जाता है, कब हम उसकी टेस्टिमनी के लिए कब वो नेसेसरी हो जाता है। जहाँ पे जो कोर्ट होता है, अब मान लीजिए ऐसे सरकमस्टांसिस है जहाँ पे कोर्ट जो है अपने ओपिनियन के बेसिस पे कोई उसके अंदर केस के अंदर डिसीजन दे सकता है अपने ओपिनियन के बेसिस पे, तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पे कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है, टेक्निकल क्वेश्चन, वहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत कोर्ट को पड़ती है, क्योंकि कोर्ट के पास हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती, हर चीज़ के स्किल्स नहीं होते, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति अपने अंदर सभी तरीके के स्किल्स, सभी तरीके की नॉलेज एक्वायर करके रखे। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता है या एक्सपर्ट ओपिनियन नेसेसरी होता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक केस है एलसी गोयल वर्सेस मिसेस सुरेश जोशी का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जहाँ पे सरकमस्टांशियल एविडेंस जो थे वो बहुत पोर्टेंट थे, जिससे कि सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकल रहा था कि जो सिग्नेचर है चेक के ऊपर वो फॉर्ज्ड नहीं है, तो वहाँ पे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाना ज़रूरी नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है। अब जैसे सिग्नेचर जो है वो एक तरीके का क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन एलसी गोयल वर्सेस मिसेस सुरेश जोशी, इस केस के अंदर ये बात बोली गई कि जहाँ पे सरकमस्टांसिस ही ऐसे शो कर रहे हैं कि जिससे पता चल रहा है, ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि चेक जो था, चेक के ऊपर जो सिग्नेचर थे वो फोर्ज नहीं थे, तो ऐसी जगह पे फिर एक्सपर्ट का ओपिनियन ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे पता चलता है पहली चीज़ की, पहली जो प्री रिक्विजाइट है एक्सपर्ट एविडेंस लेने की सेक्शन 45 के अंदर, वो क्या है कि वो एक्सपर्ट एडवाइस लेना क्या हो, नेसेसरी हो। और नेसेसरी कब होगी, जब उसके अंदर कोई टेक्निकल क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे इसने बोला कि वो व्यक्ति जो है वो रियली एक्सपर्ट हो, क्या हो, रियली एक्सपर्ट हो। अब इस चीज़ को लाने के लिए कि वो जो व्यक्ति है उसने वो रियल में एक्सपर्ट है, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि उसने उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्या कर रखी हो, स्पेशल स्टडी कर रखी हो, या फिर उसको कोई स्पेशल एक्सपीरियंस हो, जिससे कि हमें पता चले कि उसके पास उसकी एडुकेट नॉलेज है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक एक्सपर्ट होता है, जो एक एक्सपर्ट होता है वो विटनेस किसी फैक्ट का नहीं बनता, वो किसी फैक्ट का विटनेस नहीं होता। वो क्या होता है, वो सिर्फ क्या करता है, वो एक्सपर्ट जो होता है वो किसी फैक्ट का विटनेस नहीं होता, वो सिर्फ एक एडवाइजरी करेक्टर का होता है। वो क्या होता है, एक सिर्फ एडवाइजरी करेक्टर का एविडेंस होता है। तो यहाँ पे जो ड्यूटी होती है एक एक्सपर्ट विटनेस की, सिर्फ इतनी होती है कि वो जज को क्या करेगी, नेसेसरी साइंटिफिक क्राइटेरिया जो भी है किसी सरकमस्टांसेस की एक्यूरेसी को पता करने का, उसको वो एनेबल कर दे, उसको वो कंफर्म कर दे। बाकी जो जजमेंट होता है जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, वहाँ पे जज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप अपने फैक्ट्स को अप्लाई करके। तो ये दो जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी होनी चाहिए। अब हम इससे पहले सेक्शन को रीड करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या बोला गया, और फिर आगे इसके इंग्रेडिएंट्स और क्या क्या कंडीशंस होती हैं उनको देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या बोलता है, अगर हम इस सेक्शन को रीड करें तो ये सेक्शन बोलता है कि when the court has to form an opinion upon a point of foreign law, कि जब कोर्ट को क्या करना है, ओपिनियन बनाना है किस चीज़ के ऊपर, फॉरेन लॉ के ऊपर, ठीक है, या फिर किसी साइंस या आर्ट के ऊपर, या फिर किसी हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर किसी फिंगर इम्प्रेशन को देखने के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी, मतलब कौन कौन सी 4-5 चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमें देखनी है।
सबसे पहले हमें देखना है कि फॉरेन लॉ क्या होता है, साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है, हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करना और फिंगरप्रिंट्स, फिंगर इंप्रेशंस को देखना। तो ये 5 चीज़ें बेसिकली यहाँ पे है। और एक तरीके से अब हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ओपिनियन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है ये एक तरीके से एक्सेप्शन है इस रूल का कि जो ओपिनियन एविडेंस होते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और एक्सपर्ट के जो ओपिनियन होते हैं उनको हम रेलेवेंट मान लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 6 से जब हम 51 टू मतलब या 5 तक जाते हैं, 6 तक जाते हैं, तब हम रेलेवेंट फैक्ट्स को ही देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन क्या बन जाता है, अपने आप में रेलेवेंट बन जाता है। अब आगे क्या बोलता है यहाँ पे, अभी हम इनका और मीनिंग डिटेल में समझते हैं कि फॉरेन लॉ क्या होता है, साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है। अभी देखते हैं आगे आगे क्या बोल रहे हैं। द ओपिनियंस अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ। अब किसका ओपिनियन ले रहे हैं, उस व्यक्ति का ले रहे हैं जो उसकी स्पेशली स्किल्ड है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेशली स्किल्ड क्या होता है। उस फॉरेन लॉ के ऊपर, साइंस के ऊपर, आर्ट के ऊपर, या फिर हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर फिंगर इंप्रेशंस को देखने के लिए। तो उसके जो ओपिनियन होंगे वो क्या बन जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट्स बन जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति को जिसके पास स्पेशल स्किल्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट्स बोलेंगे। अब इसके अंदर इसके ऊपर इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं। उससे पहले हम एक तरीके से देखें तो अभी तक हमें इसने क्या क्या बात बताई। इसके अंदर इसने हमें बोला कि जब भी कोर्ट को कोई ओपिनियन बनाना हो, किस चीज़ के ऊपर, टेक्निकल मैटर्स के ऊपर, टेक्निकल मैटर्स के ऊपर कोर्ट को कोई ओपिनियन बनाना हो किसी टेक्निकल मैटर के ऊपर, तो वहां पे एक्सट्रेनियस असिस्टेंस ली जा सकती है या नेसेसरी बन जाती है। एक्सट्रेनियस असिस्टेंस मतलब कि बाहरी मदद ली जा सकती है। अब ये कौन कौन सी चीज़ों के अंदर अलाउड होता है जो हमने देखी, फॉरेन लॉ के ऊपर अलाउड होता है, साइंस के ऊपर अलाउड होता है, आर्ट के ऊपर अलाउड होता है, हैंडराइटिंग के ऊपर अलाउड होता है, फिंगर इंप्रेशंस के ऊपर अलाउड होता है। तो इन जगहों पे अलाउड होता है। अब यहाँ पे एक केस है, बहुत फेमस केस है, इसका नाम है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वर्सेस पी मोहम्मद अली, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहाँ पे बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है ये सिर्फ एक ओपिनियन एविडेंस है, और ये कोर्ट को इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के अंदर हेल्प नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है, एक ओपिनियन एविडेंस है, और ये कोर्ट को इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के अंदर हेल्प नहीं करता। तो ये बात हमको समझ आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेन लॉ का मतलब क्या होता है। उससे पहले अगर हम कुछ केसेस को देखें, जैसे एक फेमस केस है लक्ष्मी चंद वर्सेस इशरू देवी, AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर ये बोला, जैसे मान लीजिए कि एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है, एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है, और वो उसने अपनी प्रैक्टिस जो है ना 1950 से नहीं की। ये जो केस था ये कब का था, 1977 का केस था। मतलब 17 साल हो गए थे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को अपनी प्रैक्टिस छोड़े हुए। और उसने क्या किया, जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट था उसने अपनी नेचुरल फील्ड से बाहर जाके अपना ओपिनियन दिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इस तरीके का एविडेंस जो होगा वो नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे उसके एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये बात कौन से केस के अंदर बोली गई, लक्ष्मी चंद वर्सेस इशरू देवी, AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट के केस में बोली गई। इसके अलावा एक केस था महमूद वर्सेस यूपी का केस था, AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर क्या बोला गया कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन दिया जाता है, और अगर वो जैसे इसके अंदर क्या हुआ था कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन दिया गया बिना किसी रीजन के, उसके मतलब बिना कोई रीजन का सपोर्ट नहीं था, जो उसने ओपिनियन दिया उसके साथ उसका कोई रीजन नहीं लगाया उसके सपोर्ट में कि उसने वो ओपिनियन क्यों दिया। ना ही उसने ये शो किया कि उसके पास कोई स्पेशल स्किल है या नॉलेज है या एक्सपीरियंस है फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफिकेशन करने के अंदर। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसने कंसीडर नहीं किया कि ये सेफ है कि ऐसे ओपिनियन के ऊपर रिलाय किया जाए
जबकि ये चीज़ जो है सेक्शन 45 के अंदर एडमिसिबल है। लेकिन उसने सेक्शन 45 की कंडीशंस को पूरा नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इस तरीके की चीज़ जो है सेफ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे उसने कोई सपोर्ट नहीं लगाया अपने ओपिनियन के पीछे कि उसने क्यों ओपिनियन दिया, ना ही उसने इस चीज़ को प्रूव किया कि उसके पास स्पेशल स्किल थी, नॉलेज थी या एक्सपीरियंस था। क्योंकि जो हमारी सेकेंड कंडीशन थी वो क्या थी, जो प्री रिक्विजाइट है कि उस व्यक्ति को ये प्रूव करना पड़ता है कि वो रियली जो है वो एक्सपर्ट है। प्री रिक्विजाइट है कि पहले प्रूव कर कि भाई तू एक्सपर्ट है, उसके बाद ही तेरी एडवाइस ली जाएगी। उसके बाद एक केस था, उस केस का नाम था सुबोध कुमार वर्सेस शशि कुमार, AIR 1958 कलकत्ता का केस है ये। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर बोला कि जो एक एक्सपर्ट है वो अपने ओपिनियन को रिवाइज कर सकता है अगर उसके पास कोई कॉजिनेट रीजंस है, कोई ठोस रीजन है उसके पास, और उसके एविडेंस जो है वो डिसबिलीव नहीं किए जा सकते सिर्फ इसी बेसिस पे, तो वहां पे वो अपने ओपिनियन को रिवाइज कर सकता है। ये सुबोध कुमार वर्सेस शशि कुमार AIR 1958 के केस के अंदर बोला गया। इसके अलावा एक केस था अवधेश वर्सेस स्टेट ऑफ MP का, AIR 1988 का केस है ये सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर क्या बोला गया कि जो एक्सपर्ट एविडेंस होते हैं वो यूज किए जा सकते हैं दूसरे एविडेंसेस को कोरोबोरेट करने के लिए, मतलब कि कंफर्म करने के लिए। तो ये सारे केसेस हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं, सबसे पहले फॉरेन लॉ को डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फॉरेन लॉ को। अब देखिए फॉरेन लॉ क्या होता है। फॉरेन लॉ वो लॉ होता है जो इंडिया के अंदर फोर्स में नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से जो फॉरेन लॉ होता है जो इंडिया के अंदर लॉ में फोर्स के अंदर नहीं होता, उसको हम एक तरीके से फैक्ट की तरह मानते हैं कि भाई जो भी व्यक्ति जिसको उसकी नॉलेज है उसको हम एज ए फैक्ट मानते हैं, ना कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ मानते हैं। अब मान लीजिए कि कोई लॉ, मान लीजिए कोई इंडिया के अंदर वो एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ लैंड के ऊपर वो एप्लीकेबल है, तो वहाँ पे फिर एक्सपर्ट एविडेंस नहीं लिए जा सकते, एडमिट नहीं हो सकते पर्टिकुलर लॉ के ऊपर जो कि वहाँ पे एप्लीकेबल है। जैसे इंडिया के अंदर अगर कोई लॉ एप्लीकेबल है तो वहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस नहीं ली जा सकती, मतलब कि जो कोर्ट है वो अपनी पावर को डेलीगेट नहीं कर सकता किसी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए। अगर कोई लॉ को इंटरप्रेट करना है जो कि यहाँ इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है तो वो काम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट करेगा, उसके अलावा कोई और नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसी के ऊपर एक केस है अजीज बानो वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम हुसैन, 1925 का केस है ये। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, जैसे इसके अंदर क्या केस हुआ कि जो शिया लॉ होता है मैरिज के ऊपर, वो हमारे इंडिया के अंदर फोर्स के अंदर है। भाई मुस्लिम लॉ इंडिया के अंदर फोर्स के अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फॉरेन लॉ होगा वहां पे उसको हम एज अ साइंस या आर्ट मानेंगे और वो सेक्शन 45 के हिसाब से वहां पे एक्सपर्ट एडवाइस ली जा सकती है, तो ऐसा नहीं होगा। ये कोर्ट की खुद की ड्यूटी होगी कि वो लॉ को इंटरप्रेटेट करे, क्योंकि यहाँ इंडिया के अंदर वो लॉ जो है वो एप्लीकेबल हैं, और जो ओपिनियन ऑफ विटनेस है उसके ऊपर रिलाय ना करे, उसके ऊपर डिपेंड ना करे, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है जब कोर्ट अपनी ड्यूटी को डेलीगेट कर देती है। तो ये बात इस केस के अंदर बोली गई। तो फॉरेन लॉ के अंदर हमें इतनी चीज़ें समझना काफ़ी है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ समझते हैं, जो हमने दूसरा इसके अंदर चीज़ थी जहाँ पे एप्लीकेबल होता है साइंस और आर्ट के ऊपर। अब देखिए जो ये दोनों वर्ड्स हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हम हायर साइंस पढ़ रहे हैं 11th 12th में या अपनी BSc वगैरह कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर सिर्फ उसी को साइंस मानेंगे, या फिर आर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ फाइन आर्ट को आर्ट मानेंगे। ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये बहुत वाइड टर्म्स है, साइंस और आर्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या जरूरत है, हमें यहाँ पे स्पेशल स्टडी और एक्सपीरियंस की जरूरत है अपने ओपिनियन को देने के लिए। तो साइंस जो है वो सिर्फ हायर साइंसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है,
और जो जो वर्ड आर्ट है वो सिर्फ फाइन आर्ट्स के ऊपर लिमिटेड नहीं है, लेकिन अगर हम इसके ओरिजिनल सेंस के ऊपर जाएं, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, ट्रेड हो गया, प्रोफेशन हो गया, स्किल हो गया इस वर्क के अंदर, जैसे किसी कल्चर को एडवांस करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी साइंस और आर्ट के अंदर। अब यहाँ पे एक केस है, इस केस का नाम है स्टेट वर्सेस S.J. चौधरी, 1996 का केस है ये। यहाँ पे क्या हुआ था, जो वर्ड साइंस था जो कि सेक्शन 45 के अंदर आ रहा था, उसके अंदर ये बोला गया कि जो कोई व्यक्ति टाइपराइटर का एक्सपर्ट होता है, जो टाइपराइटर होते हैं जिसे हम टाइप करते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आ जाता है। जो टाइपराइटिंग होती है उसको हम हैंडराइटिंग के साथ ही इंक्लूड कर लेते हैं। जहाँ पे हम हैंडराइटिंग वर्ड पढ़ते हैं वहीं पे हमारी टाइपराइटिंग भी आ जाती है। इसलिए जो टाइपराइटर होता है उसको हम यहाँ पे उसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं कि कोई चीज़ क्या किसी पर्टिकुलर टाइपराइटर से लिखी गई या फिर नहीं लिखी गई, क्योंकि ये जो है अब ज़्यादा ट्रेंड के अंदर चीज़ आ गई थी टाइपराइटर, तो इसलिए ये भी इंक्लूड हो गया। उसके बाद एक केस है अनीता वर्सेस अटल बिहारी। अनीता वर्सेस अटल बिहारी 1993 का केस है ये। इसके अंदर मध्य प्रदेश कोर्ट ने क्या बोला, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को पता लगाना है हमें, तो वहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट होगा उसका ओपिनियन जो है वो प्रेफर नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर जो अगर कोई एंट्री किसी बर्थ रजिस्टर या फिर डेथ रजिस्टर के अंदर की गई है किसी एक्ट के हिसाब से, मतलब जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास या ऐसी किसी चीज़ के पास जहाँ पे भी हमारे प्रोविजंस के अंदर बोला गया किसी एक्ट के कि इस तरीके का कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, तो वहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट होगा उसके ओपिनियन जो है वो प्रिवेल नहीं करेंगे। वहाँ पे जो एंट्री की गई होगी बर्थ रजिस्टर के अंदर या डेथ रजिस्टर के अंदर उसको हम मान लेंगे। उसके बाद यहीं पे एक केस था S.K. बिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का। यहाँ पे क्या बोला गया, जैसे मान लीजिए क्या होता है इस केस के अंदर, एक किडनैपिंग होती है गर्ल की, जहाँ पे जो एविडेंसेस होते हैं वो शो करते हैं कि जो उस गर्ल की एज है वो 17 से 18 ईयर्स के बीच की है, और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं वो ये शो करते हैं कि उसकी जो एज है वो 18 ईयर्स से अबव है। मेडिकल एविडेंस ने ये शो किया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ने ये शो किया, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो मेडिकल एविडेंसेस थे वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है एज का, जो डॉक्यूमेंट के ऊपर था वो कंक्लूसिव प्रूफ है। तो इस केस के अंदर ये बोला गया। उसके बाद एक केस है दियारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, ये 1977 का केस है। यहाँ पे क्या बोला गया, मान लीजिए कि अगर दो डॉक्टर्स के ओपिनियन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस डॉक्टर के या उस एक्सपर्ट के ओपिनियन को मानते हैं जो एविडेंसेस से डायरेक्टली मैच करता है, जो सपोर्ट करता है एविडेंसेस को। अब मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन अराइज हो जहाँ पे हमने दो अलग अलग व्यक्ति के ओपिनियन लिए, अब दोनों के जो ओपिनियन है वो अपने आप में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे कोर्ट किसके ओपिनियन को मानेगा? कोर्ट उस व्यक्ति को ओपिनियन को मानेगा जो ज्यादा कॉजनेट चीजें कोर्ट के सामने लाके देगा, ज्यादा ठोस चीजें लाके देगा, और जो उसके कंपैरिजन में कम चीजें लाके देगा, जो नहीं अपनी ओपिनियन को प्रूफ कर पा रहा होगा, कोर्ट उसको नहीं मानेगा। तो ये बात यहाँ पे भी बोली गई। उसके अलावा एक केस है ईश्वर सिंह का। ईश्वर सिंह का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, ये 1976 का केस है। इसके अंदर बोला गया, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे वेपन्स की बात आती है तो वेपन्स को हमें एक्सपर्ट को शो करना पड़ेगा ताकि वो उसके ऊपर इस चीज़ को कमेंट कर सके कि जो एक व्यक्ति को चोट दी गई, वॉन्ड्स दी गई, वो सारी की सारी क्या इसी वेपन से दी गई या फिर इनमें से सिर्फ कुछ ही चोट उस इन वेपन की वजह से दी गई। तो ये बात यहाँ पे बोली गई। इसके अलावा जो साइंस एंड आर्ट के अंदर एक लास्ट केस है वो है शत्रुघ्न
इसके अलावा हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, मतलब कि अभी हम थोड़ा कर रहे हैं। ये सेक्शन जो है बहुत बहुत वाइड सेक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस, इसके अंदर ये बोला गया कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अनएग्जिबिटेड रिपोर्ट होती है केमिकल एग्जामिनर की, तो उसको ये ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर्मली प्रूव की जाए एज अ विटनेस के तौर पर। अगर वो प्रूव हो गई है सेक्शन 293 सीआरपीसी के हिसाब से, तो ये बात यहाँ पे बोली गई। अब हम आते हैं इस जो अगला पॉइंट था वो किसके ऊपर था, हैंड राइटिंग के ऊपर, या फिंगर इंप्रेशन की बात भी यहीं पे हो जाएगी। अब देखिए हैंड राइटिंग के अंदर क्या बोल रहा है कि ये नेसेसरी है कि किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन को एडमिट करने के लिए कि उसका जो कंपैरिजन है, जो राइटिंग का कंपैरिजन है, उसको किसी ऐसे चीज़ से किया गया हो जिसके ऊपर कोई डाउट ना हो, और जो जो एक्सपर्ट है जो इस तरीके का ओपिनियन दे रहा है उसको भी हमने एग्जामिन कर लिया हो। अब देखिए यहाँ पे एक केस आता है, केस का नाम है अर्जुन सिंह वर्सेस हजारा सिंह। अर्जुन सिंह वर्सेस हजारा सिंह का केस है। इसके अंदर ये बोला गया कि मान लीजिए कोई सिग्नेचर के अंदर थोड़े से वेरिएशंस होते हैं या फिर हैंड राइटिंग के अंदर थोड़े से वेरिएशंस होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हम ये डिसप्रूव कर दें कि वो सिग्नेचर जो है ऑथेंटिक नहीं है, ये जो हैंड राइटिंग है वो ऑथेंटिक नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने जो सिग्नेचर या हैंड राइटिंग कर रहे होते हैं वो अलग अलग पेन से करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो हम थोड़े से सही तरीके से सिग्नेचर नहीं कर पाते, या फिर कई बार हम लेट के सिग्नेचर कर देते हैं, बैठ के कर देते हैं, कई बार हम ड्रंकन होते हैं या कई बार सोबर स्टेट के अंदर होते हैं, तो वो थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर। तो सिर्फ इसी रीजन से कि उसके अंदर थोड़े से चेंजेस आ गए, हल्की सी अपीयरेंस के अंदर वेरिएशन आ रहा है, तो वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बात बोली गई अर्जुन सिंह वर्सेस हजारा सिंह AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर। उसके बाद हमारे पास केस आता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वर्सेस सुखदेव सिंह का केस। ये केस 1992 का केस है। इसके अंदर क्या बोला गया, जो एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का एविडेंस होता है, मतलब वो जो ओपिनियन देता है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, वो बहुत वीक क्वालिटी का एविडेंस होता है, उसको कोरोबरेट करने की ज़रूरत होती है, और उसी बेसिस पे फिर कोर्ट अपना डिसीजन देता है मेरिट्स के बेसिस पे कि कितना वेटेज देनी है एक ओपिनियन को जो कि एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है। इसके बाद हमारे पास एक केस आता है जिसका नाम है राज मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस। ये केस था 1995 का। इसके अंदर ये बात बोली गई कि ये एक नेचुरल टेंडेंसी है एक्सपर्ट की कि वो अपने व्यू को सपोर्ट करता है जो भी व्यक्ति उस एक्सपर्ट को बुलाएगा उसके द्वारा। मतलब मान लीजिए कि ए ने अगर एक एक्सपर्ट को बुलाया तो जो वो एक्सपर्ट है वो ए की बात को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए अगर इस तरीके की कोई चीज़ एक्सपर्ट बुलाने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट एग्जामिनर को बुलाना चाहिए, और वो एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा रिलायबल होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अगर किसी व्यक्ति को फीस दे रहा हूँ या पैसे दे रहा हूँ तो वो मेरे फेवर में ज़्यादा बात बोलेगा। इसलिए जो गवर्नमेंट एग्जामिनर होगा वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होगा, और वो जो है अपनी जो बात देगा, जो अपना ओपिनियन देगा वो ज़्यादा सही देगा और उसके ऊपर ज़्यादा रिलाय किया जा सकता है। इसके अलावा ये लास्ट केस है, इसका नाम है अब्दुल रज़क वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है ये। इसके अंदर ये बोला गया 1970 का केस है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस किया कि जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है एक डॉग ट्रैकिंग की, मतलब जो हम डॉग ट्रैकिंग करते हैं, जो डॉग सूंघ के चीज़ों को पता चला सकता है, वो एडमिसिबल तो है, मतलब उसको एडमिसिबल तो कर लेते हैं, लेकिन उसको इतनी वेटेज नहीं दी जा सकती कि हम बिल्कुल उसके ऊपर रिलाय करें, क्योंकि अभी तक हम उसके अंदर इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। सेम बात हमारी जो फुटप्रिंट्स होते हैं, ये बात इस केस के अंदर नहीं बोली गई, वैसे बता रहा हूँ कि जैसी फुटप्रिंट्स होते हैं उसके ऊपर भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कि जो फुटप्रिंट्स होते हैं उसके अंदर भी जो हमारी साइंस है वो इतनी डेवलप्ड नहीं है कि हम उसके ऊपर रिलाय कर सकें।
अब जो कोरोबोरेशन होती है वो नेसेसरी नहीं होती, इसको हम एज अ क्वेश्चन लेते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो अप्रोच है जो कोरोबरेट करने की एज अ क्वेश्चन ली जाती है, कोई भी इसके ऊपर रूल ऑफ लॉ नहीं है कि जो एक्सपर्ट का ओपिनियन होगा उसको हमें किसी चीज़ से कोरोबरेट करना ज़रूरी है, ऐसा सेक्शन के अंदर नहीं बोला गया। ये बात मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस के अंदर भी बोली गई। अब हम इसके अंदर जो आगे एग्जाम्पल्स दिए गए थे, इलस्ट्रेशन दी गई थी, उनको रीड करते हैं। जैसे बोलता है द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय अ पॉइजन। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या जो डेथ थी ए की वो पॉइजन से हुई थी। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन विच ए इज सपोज टू हैव डाइड आर रेलिवेंट। तो यहाँ पे जो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देगा कि वही सिम्टम्स शो करे जो एक जहर के सिम्टम्स होते हैं, तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट की ओपिनियन होंगे वो रेलिवेंट बन जाएंगे। ऐसी द क्वेश्चन इज वेदर ए एट द टाइम ऑफ डूइंग सर्टेन एक्ट वॉज बाय रीजन टू ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि भाई एक एक्ट करते हुए अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वो जो ए था वो अनसाउंड था माइंड से, या फिर इनकेपेबल था उस नॉलेज से जिससे उसको पता चलता है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो एक्ट सही है या गलत है, और दैट ही वॉज डूइंग वट वॉज इधर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कि वो ऐसी चीज कर रहा है कि वो गलत है या फिर लॉ के अगेंस्ट है। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अपॉन द क्वेश्चन वेदर द सिम्टम एग्जिबिटेड बाय ए। तो यहाँ पे अगर एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाता है जिसके अंदर वो बताता है कि ये जो सिम्टम्स ए शो कर रहा है ये कॉमनली इसी चीज को दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो अनसाउंड है माइंड से, या फिर उसको नहीं पता कि वो किस तरीके का एक्ट कर रहा है। तो ये बात बोली गई। तो यहाँ पे जो उसके ओपिनियन होगा वो क्या बन जाएगा, रेलेवेंट बन जाएगा। ऐसे ही अगला दे रहा है एग्जांपल या इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट वाज रिटन बाय ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये सर्टेन डॉक्यूमेंट ए के द्वारा लिखा गया, उसके लिए एक और दूसरा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया जिसको कि ये माना जाता है कि वो ए की ही हैंड राइटिंग में है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपर्ट का ओपिनियन ले इस क्वेश्चन के ऊपर कि ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं क्या ये दोनों सेम पर्सन के द्वारा लिखे गए हैं, or by support of his opinion is sufficient to grant the conviction of the accused. Mohammad Zaid versus State of Tamil Nadu. Opinion to be received with great caution. The opinion of handwriting expert given in evidence is no less fallible than any other expert. तो ये जो इसके ओपिनियन होते हैं ये no less fallible होते हैं किसी और ओपिनियन के कंपैरिजन में, तो इसलिए हमें ग्रेट क्वेश्चन के साथ रिसीव करना चाहिए। ये राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में भी बोला गया। तो यहाँ पे हमने जो हमारा सेक्शन 45 है उसको थोड़े से डिटेल के अंदर डिस्कस किया, बाकी हम इसको और डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप सेक्शन 46 से 51 की जो वीडियो है वो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने अलग से पूरी सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।